स्वागत है। आज हम देख रहे हैं एलिस इन बॉर्डरलैंड के काल्पनिक सीजन 3 की संभावनाओं को। हाँ। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं हाँ। जो इशारा करते हैं कि कहानी कहाँ जा सकती है। पहले दो सीजन तो याद ही होंगे। बिल्कुल, वो जानलेवा खेल टोक्यो में पत्ते और मौत। हाँ, लेकिन इन दस्तावेजों के हिसाब से सीजन 3 में खेल एकदम बदल जाता है। मतलब अब दांव पर सिर्फ जिंदगी नहीं है। नहीं, अब बात पहचान की है, किरदारों की अपनी पहचान। और जीत का मतलब भी शायद असल दुनिया लौटना नहीं, बल्कि खुद को समझना है। ये तो काफी गहरा मोड़ है। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से यही इसे दिलचस्प बनाता है। सबसे बड़ा बदलाव जो इन सूत्रों में दिखता है वो ये है कि गेम मास्टर हाँ, कौन है। वो अब कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि खिलाड़ी खुद बन जाते हैं। खुद अनजाने में। हाँ, अनजाने में ही सही। हर चुनौती उनके अपने अतीत, उनके डर, उनकी अंदरूनी सच्चाइयों का आईना बन जाती है। अच्छा, तो लड़ाई अब बाहरी दुश्मन से नहीं, ज्यादा अंदरूनी हो गई है। मन की लड़ाई। और दस्तावेज कहते हैं ये यादों की तबाही लाता है। सोचिए जरा, अरीसू जैसे किरदार पर क्या असर होगा इसका, जिसने हमेशा दोस्तों को खोने का दर्द झेला है। सही बात है। और भी हैं जैसे द मून, जो डर और भ्रम का जाल बुनता है, और द जजमेंट, जिसका मतलब शायद अंत या मुक्ति कुछ भी हो सकता है। तो ये टैरो कार्ड्स खेल को सिर्फ एक्शन से हटाकर हाँ, किरदारों के मनोविज्ञान की गहराइयों में ले जाते हैं। ये सिर्फ फिजिकल परीक्षा नहीं है, नहीं, ये उनके चरित्र की, उनके डर की, उनके संकल्प की असली परीक्षा है। और सवाल ये उठता है कि डर असल में है क्या? ये मनोवैज्ञानिक खेल सिर्फ किरदारों को अकेले नहीं तोड़ते होंगे ना, उनके रिश्तों पर भी असर डालते होंगे। बिल्कुल, दस्तावेजों में जिक्र है कि अरीसू और उसागी के बीच तनाव बढ़ता है। अच्छा, कैसे? अरीसू, जैसा हम जानते हैं, वो दिमाग से खेलता है, लॉजिक से। हाँ, हमेशा की तरह। पर उसागी, वो भावनाओं से चलती है। एक जगह वो कहती भी है, मैं ये खेल नहीं खेलूंगी अरीसू, अगर तुम नहीं होगे। ओह, तो ये तर्क बनाम भावना वाला एंगल और गहरा होता है। हाँ, और उनके बीच एक खेल का नाम भी है, ट्रूथ और डेथ। ट्रूथ और डेथ? हाँ, एक दूसरे की सबसे छिपी सच्चाइयां बोलो, वरना मौत। बाप रे, ये तो रिश्तों की चुनौती परीक्षा है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे चरम दबाव में रिश्ते, भरोसा सब दांव पर लग जाता है। तर्क और भावना का संघर्ष कहानी के केंद्र में आ जाता है। और इन सब के बीच एक वापसी का भी जिक्र है, कोई जो पहले था। हाँ, और ये शायद सबसे चौंकाने वाला मोड़ है। शिरोया, वो जो गायब हो गया था। हाँ, वही। दस्तावेज कहते हैं वो लौटता है, लेकिन इस बार वो खुद गेम मास्टर है। क्या? गेम मास्टर शिरोया? हाँ। और उसका इरादा बदला। उसका एक संवाद है, तुम सबने मुझे इस दुनिया में फेंका था, अब मैं तुम्हें यहीं दफन करूंगा। ओह, ये तो रोंगटे खड़े करने वाली बात है। उसका मकसद बदला लेना है। बिल्कुल, शिरोया की वापसी और उसका ये बदला लेने का मकसद ये कहानी में कर्मों और उनके परिणामों वाले पहलू को बहुत मजबूत करता है कि अतीत पीछा नहीं छोड़ता, कभी नहीं। और जो फाइनल गेम बताया गया है, सर्कल ऑफ एक्कोज, वो भी इसी थीम को दिखाता है। सर्कल ऑफ एक्कोज, इसमें क्या होता है? खिलाड़ी अपने मरे हुए दोस्तों की आवाजें सुनते हैं। क्या आवाजें? हाँ, जो उन्हें भ्रमित करती हैं, उन्हें रास्ते से भटकाने की कोशिश करती हैं। तो जो सच और भ्रम में फर्क कर पाएगा वही बचेगा। ये सचमुच अतीत की गूंजों से लड़ने जैसा है। तो ये अंतिम खेल असल में सच और भ्रम के बीच, अतीत की परछाइयों और आज की सच्चाई के बीच उसे पहचानने की क्षमता की परीक्षा है। तो अगर इन दस्तावेजों को देखें तो एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 सिर्फ एक और सर्वाइवल गेम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से आत्म अन्वेषण की यात्रा बन जाता है। हाँ, जहाँ असली लड़ाई पत्तों से या बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने ही डर, अपने अतीत और अपनी पहचान से है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। क्या सवाल? कि अगर इन किरदारों को असल दुनिया में लौटने का मौका मिलता भी है, हाँ, तो क्या वो लौटना चाहेंगे? मतलब क्या पता उनकी असल दुनिया इस खेल की दुनिया से भी ज्यादा जटिल या बेरहम हो। ये सोचने वाली बात है, बहुत गहरी बात, कि असली जीत किसमें है? खेल के नियमों को हराकर बाहर निकलने में, या फिर इस मुश्किल सफर में खुद को पूरी तरह समझ लेने में?